दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं प्रदोष गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 12 मई। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने अब तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्दी करा ले। जब दरअसल केंद्र सरकार ने लाभार्थियों को एक और बड़ा मौका दिया है। जब पहले राशन को आधार से जोड़ने की लास्ट डेट 31 मार्च थी, लेकिन इसे अब बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है। विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। आपको बता दूं कि राशन कार्ड के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से कम दाम में राशन मिलता है। जब केंद्र सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत देश में लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड के और भी कई लाभ हैं, जहां आप आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करके वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत देश के किसी भी राज्य की राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है uidai.gov.in। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल सीमा से सटे बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती गांव के बच्चे नेपाल के सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए रोजाना जाते हैं। घर से नजदीक और शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता के कारण सीमावर्ती क्षेत्र के करीब 200 से अधिक बच्चे नेपाल के स्कूल में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। बच्चे के माता पिता बताते हैं कि बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत दल्ले गाँव पंचायत के कई गाँव के बच्चे गाँव से मात्र आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि नेपाल के इन स्कूलों में बच्चे 12 महीने जा सकते हैं। किसी भी मौसम में स्कूल पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है, जबकि भारत के स्कूलों में बरसात में स्कूल पहुंचना तो दूर की बात है, अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। वही स्थानीय सीमावर्तियों ने बताया है कि नेपाल के स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा मिलती है। जब भारत में निजी विद्यालय में फीस देकर के जैसी व्यवस्था बच्चों को दी जाती है, उससे भी बढ़कर के नेपाल में फ्री में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। यह नेपाल के सरकारी स्कूलों में पोशाक, किताब, कॉपी, कलम, भोजन, बैठने की उचित व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, बिजली, पंखे आदि की समुचित व्यवस्था बच्चों को दी जाती है। विद्यालय के आधारभूत संरचना और अन्य कई सुविधाएं अच्छी है। जब विद्यालय में बच्चों के मनोरंजन और खेलकूद की भी व्यवस्था भारतीय स्कूलों की व्यवस्था से काफ़ी बेहतर है, अच्छा है। वहीं भारतीय बच्चों को ना तो भारतीय राष्ट्रीय गीत की जानकारी है और न ही राष्ट्रीय गान की, जबकि इन बच्चों को नेपाल के राष्ट्रीय गीत की पूरी पंक्तियां याद है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले दिनों रसोई गैस के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी ने लोगों का ध्यान हर तरफ से हटा करके एक बार फिर से महंगाई पर केंद्रित कर दिया है। यह रसोई के दामों में पिछले 2 सालों के दौरान 90% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। यह दालें हो या फिर दवा, सुबह का नाश्ता हो या रात का डिनर, घर हो या ऑफिस, हर वस्तु की यानी कि हर सामानों के दामों ने आम आदमी की जेब पर डाका डाला है। जिस कदर दामों में बढ़ोतरी हुई है, उससे सेविंग करना तो दूर की बात, खर्च चला पाना भी मुश्किल हो गया है। जरूरत के कई सामानों के दामों में 100% तक की वृद्धि देखने को मिली है। जहां ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा है जो महंगाई की आग से झुलस ना रहा हो। जीवन रक्षक दवाओं के दामों में बढ़ोतरी से लोगों की आह निकल चुकी है। 40 रुपये किलो में बिकने वाली सोयाबीन के दामों में 100% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और ये दाम 90 से 95 रुपये तक पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में 70% वृद्धि ने ट्रांसपोर्टरों की कमर तोड़ दी है। इसका सीधा सा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। जब साल 2020 की तुलना करें तो फिर जिस रफ्तार से महंगाई भाग रही है, उस हिसाब से आमदनी में बढ़ोतरी होती नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आमदनी और खर्च के बीच बढ़ती खाई के कारण लोग परेशान हैं। दाल रोटी जुटाना मुश्किल हो चुका है। जब लोगों ने अपनी जरूरत के खर्च पर कैसे चला दी है। आलम यही कि लोग जैसे तैसे करके दिन निकाल रहे हैं। ऐसे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रहा है जो कि महंगाई दर कम होने का वक्त बता सके और लोगों को राहत दी जा सके। हर तरफ लोग महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग करते देखे जा सकते हैं। जब विपक्षी दल सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। जब मार्केट में 2 साल पुराने रेट सुन करके ऐसा लगता है कि हम कोई सपना देख रहे हैं। ये तो ऊपर वाले ही जाने कि महंगाई कम होने का सपना पूरा हो गया नहीं, लेकिन अभी तो महंगाई ने हर तरफ हाहाकार मचा रखी है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि राजधानी पटना से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज के लोभियों ने एक महिला को जिंदा जला डाला है। जहां घटना पटना के बिहेटा थाना क्षेत्र के कोरिया गांव की है, जहां मंगलवार को एक नवविवाहिता महिला की दहेज के लिए मायके में पति ने जिंदा जला करके हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गया है। मृतक महिला की पहचान कोरिया गाँव निवासी रिया कुमारी के रूप में हुई है। जहाँ वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर के दानापुर अनुमंडल अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। जब मिली जानकारी के अनुसार बिहेटा के कोरिया गांव निवासी राजीव रंजन उर्फ अंभू सिंह की पुत्री रिया कुमारी की शादी 3 महीने पहले 16 फरवरी 2022 को मसूरी अनुमंडल के पुनपुन थाना क्षेत्र के घुड़दौर गांव में सनी कुमार से हुई थी। यह शादी के बाद से ही लगातार नवविवाहिता को दहेज में और पैसे की मांग को लेकर के ससुराल वाले काफी प्रताड़ित करते थे। मृतक महिला के परिवार का आरोप है कि दामाद ने ही दहेज के लिए नवविवाहिता पत्नी की गला दबा करके हत्या कर दी है और फिर केरोसिन तेल छिड़क करके जला डाला है। दोस्तों बात करते हैं कि आपने किस्से और कहानियों में सुना होगा कि किसी राजा की कई पत्नियां थी, लेकिन हकीकत में ऐसा हो सकता है? जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आईपीएस अधिकारी रुपिन शर्मा ने शेयर किया है। जब वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक आदमी ने 37वीं बार शादी रचाई है। जब बड़ी बात यह है कि जब यह आदमी अपनी 37वीं शादी कर रहा था तो उस दौरान उसके साथ उसकी 28 पत्नियां भी मौजूद थी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कहा गया है कि एक बुजुर्ग ने अपनी 28 पत्नियों, 35 बच्चों और 126 पोते पोतियों के सामने अपनी 37वीं पत्नी के साथ शादी कर रहा है। यह वीडियो कब शूट किया गया है और यह कहां का है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जून 2020 में भी वायरल हुआ था और अब एक बार फिर से वायरल हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1870 में बने यानी कि 152 साल पुराने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। जब कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा है कि राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक सरकारें धारा 124A में कोई भी केस दर्ज नहीं करें और न ही इसमें कोई जाँच करें। जहाँ राजद्रोह कानून में प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की एक पीठ के सामने अदालत में सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने बताया है कि राजद्रोह के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करना बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसका कारण भी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रावधान एक संज्ञेय अपराध से संबंधित है और 1952 में ये संविधान पीठ ने इसे बरकरार रखा था। जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा है कि पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी को राजद्रोह के आरोप में दर्ज प्राथमिकी की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्र ने राजद्रोह के लंबित मामले के संबंध में न्यायालय को सुझाव दिया है कि इस प्रकार के मामले में जमानत याचिकाओं पर जल्द से सुनवाई की जा सकती है, क्योंकि सरकार हर मामले की गंभीरता से अवगत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी हाल ही में भाजपा का प्रतिनिधि बनकर के अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। हालांकि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आरजेडी के साथ गठबंधन के बावजूद भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एनडीए के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भाजपा के प्रत्याशियों के तौर पर जिन राजनीतिक हस्तियों के नाम की चर्चा की जा रही है, उनमें झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी शामिल है। इस पद के प्रत्याशी के तौर पर 3 अन्य छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, तमिलनाडु की राज्यपाल और केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के नाम भी सामने आ रहे हैं। जब भाजपा की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू समेत जिन 4 नामों की चर्चा की जा रही है, उसके पीछे पार्टी का मकसद राष्ट्रपति चुनाव के बहाने 2024 के लोकसभा चुनाव की सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को साधना बताया जा रहा है। पार्टी के सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा का ध्यान अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों पर केंद्रित नहीं होगा। इसका कारण यह है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसी समुदाय से आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पहली बार यह हुआ है कि बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। जब क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। जब नीतीश सरकार की किरकिरी हो रही है सो अलग, लेकिन बीपीएससी जैसी परीक्षा का वाकई सिस्टम ने मजाक बना करके रखा हुआ है। केडीबी लाइव आपको ये बताने जा रहा है कि कैसे बीपीएससी जैसे बड़ी परीक्षा को लेकर के जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया, उन्होंने ही परीक्षा का माहौल उड़ा दिया। जब बीपीएससी क्वेश्चन पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई फिलहाल पेपर
लीक कराने वाले लोगों को तलाश रही है, जहां कई लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है और पटना से लेकर के दूसरे जिलों तक के छापेमारी हो रही है। दरअसल केडीबी लैब के पास पूर्णिया के दमदहा में स्थित एक परीक्षा हॉल की तस्वीर सामने आई है। इस परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी पीटी की परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा के दौरान मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर दमदहा के बीओ राम प्रबोध तैनात थे। यह नियमों के मुताबिक की परीक्षा के दौरान किसी को भी सेंटर में स्मार्टफोन ले जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात बीओ राम प्रबोध न केवल अपना स्मार्टफोन लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर गए, बल्कि पीटी एग्जाम दे रहे छात्रों के बीच खड़े होकर के फोटो भी खिंचवाई। जहां उन्होंने बाकायदा इस फोटो को कई व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। जहां इस व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां इसी व्हाट्सएप ग्रुप से होते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर बीओ साहब की तस्वीर केडीबी लाइव तक पहुंची। जहां हमने सच्चाई जानने के लिए इस मामले में भी बीओ राम प्रबोध से बातचीत की। केडीबी लाइव ने जब भी बीओ साहब से पूछा कि क्या वे बीपीएससी पीटी एग्जाम में किसी सेंटर पर ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी ड्यूटी लगी थी। हमने पूछा है कि वे सेंटर पर अपना मोबाइल फ़ोन लेकर के गए थे, तो उन्होंने कहा है कि हाँ गए थे। हमने पूछा है कि क्या आपने सेंटर के अंदर फ़ोटो खिंचवाई थी, तो उन्होंने कहा है कि हमने फ़ोटो खिंचवाई थी। इसके बाद केडीबी लाइव ने उनसे जानना चाहा कि क्या बीपीएससी जैसी परीक्षा के दौरान सेंटर के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना ठीक है। इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। जहाँ बीओ साहब ने कबूल किया है कि उनसे गलती हो गई है। जहाँ केडीबी लाइव ये दावा तो नहीं करता है कि बीपीएससी पीटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पूर्णिया या फिर दमदहा से लीक हुआ है, लेकिन क्या ये एक बड़ी लापरवाही नहीं है कि परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों अधिकारियों को ड्यूटी की दी गई है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रही है कि परीक्षा कदाचार मुक्त तरीके से पूरी करा ली जाए, लेकिन वही अधिकारी नियमों की अनदेखी कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए जनता को और राहत देने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जितना राहत देना संभव है वे सब किया जाएगा। पेट्रोल डीजल पर पिछले बार जब केंद्र सरकार ने वेट के दरों में कमी की, तो फिर उस समय ही बिहार में वेट की दरों में कमी की गई। आगे भी अगर केंद्र सरकार टैक्स कम करने का फैसला लेती है तो फिर राज्य सरकार भी उसे करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन कई हफ्तों से कीमतें स्थिर है। जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने के कई कारण हैं। जब भारत में पेट्रोल डीजल बाहर से आता है, जब बाहर से महंगा पेट्रोल डीजल आएगा तो फिर इसका असर तो यहाँ भी पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर राज्य सरकार की नज़र है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाले समय में आपदा की स्थिति को लेकर के भी राज्य सरकार अभी से ही सतर्क है। यह 4 महीने में हम लोगों का ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। इसको लेकर भी कुछ दिनों के बाद आपदा प्रबंधन की तैयारी को लेकर के बैठक की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान आसानी ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार कम हो गई है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा की माने तो बिहार में इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है। जहाँ इसके कारण मौसम में कोई खास बदलाव नहीं हो सका है। हालांकि उत्तर पूर्व जिलों में बादलों का बनना और छिटपुट बारिश की गतिविधियां बनी है, वहीं पटना समेत बिहार के बचे हुए भागों का मौसम सामान्य बने रहने के आसार हैं। बिहार में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा की मजबूत स्थिति बनी है, जहां इसके फलस्वरूप उत्तर पश्चिमी, मध्य और उत्तर पूर्व जिलों के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। इन सभी मौसमी प्रभाव के कारण शुक्रवार तक इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार तक बिहार के 18 जिलों की पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बुधवार को सामान्य से 2 डिग्री चढ़कर की सीमांचल का तापमान 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बिहार का सबसे गर्म स्थान डिहरी रहा है, जहां का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीतामढ़ी, बेगूसराय, गया, नवादा, शेखपुरा, सहरसा, अररिया, भागलपुर, सबौर, पूर्णिया को छोड़कर के बिहार के बचे हुए भागों के तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। खबर यह है कि पटना के विश्वरैया भवन में भीषण आग लग गई। जब विश्वरैया भवन के 4थे और 5वें तले पर आग लग गई, यह घटना के बाद इलाके में हरकत मच गया है। यह सूचना पाकर के फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। जब मामला शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जहाँ विश्वरैया भवन में कई विभागों का कार्यालय भी है। बताया जा रहा है कि जिस फ्लोर पर आग लगी है उस फ्लोर पर ग्रामीण कार्य विभाग का ऑफिस है, जहाँ पूरे बिहार की योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण फाइल रखी हुई है। जहां आग लगी की घटना में विभाग के कई कमरे तक आग की लपटें में पहुंच गई है, जिसमें विभाग के मंत्री और सचिव के ऑफिस भी शामिल बताए जा रहे हैं। जहां इस आग लगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ 2 दिवसीय बैठक में जातीय जनगणना, महंगाई, रोजगार, पलायन, बिहार में बढ़ती गरीबी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा और चिंतन की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां देश और बिहार के भाईचारे को तोड़ना चाहती है। बंटवारा और तनाव का माहौल बनाकर के असल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है और लोगों के बीच नफरत फैलाने की बातें की जा रही है। डबल इंजन सरकार में चर्चा, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लाउड स्पीकर और बुलडोजर पर चर्चा की जा रही है। यह जनता के असल सवालों से लोगों को भटकाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जनता के सवालों पर तथा बेरोजगारी और राष्ट्रीय जनगणना की मांग को लेकर एक बड़ा संघर्ष और आंदोलन किया जाएगा और इन सब सवालों को लेकर के पटना से दिल्ली तक पद यात्रा की जाएगी। जातीय जनगणना के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हमेशा प्रयासरत रहे हैं और उन्हीं के दबाव में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने जातीय आर्थिक गणना करवाया था, लेकिन उसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2014 के बाद सदन में प्रस्तुत नहीं किया। इस अवसर पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी सहित कई अन्य गणमान्य नेता उपस्थित थे। दोस्तों जैसे कि आपको कल भी बताया गया था कि पूर्णिया हवाई अड्डा निर्माण के लिए भू अर्जन संबंधित बाधा दूर कर ली गई है, यानी कि जमीन से संबंधित जो भी समस्या थी वो खत्म हो गई है, जिससे हवाई अड्डा का निर्माण का मार्ग प्रस्तुत हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया है कि पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा से संयुक्त परिचालन के लिए सिविल इनक्लेव एवं संपर्क पथ के निर्माण के लिए चिन्हित अर्जित भूमि लगभग 52 एकड़ से लगभग 34 एकड़ भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया है एवं इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय के उपरांत पूर्णिया हवाई अड्डे निर्माण की भू अर्जन संबंधित बाधा के दूर हो जाने से अब निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। हवाई अड्डा बन जाने से पूर्णिया प्रमंडल सहित संपूर्ण सीमांचल क्षेत्र के लोगों को दूर दराज के क्षेत्र की यात्रा करने में सुविधा होगी और निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा। जमीन अधिग्रहण की बाधा दूर होने के बाद पूर्णिया हवाई अड्डे पर अलग से सिविल इनक्लेव, कार्गो सहित अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाना है। पूर्णिया के चुनापुर में बनाने वाले हवाई अड्डा के निर्माण होने से कोसी क्षेत्र के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के अलावा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज सहित अन्य शहर के लोगों को बागडोगरा और पटना के हवाई अड्डा तक नहीं जाना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस विशेष पहल से सीमांचल के क्षेत्र के लोगों का सपना साकार हुआ है। यह सरकार का ये दूरगामी निर्णय पूर्णिया प्रमंडल के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी द्वारा आयोजित 67वीं सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने के मामले में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। जब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए प्रश्न पेपर लीक को हल्का सा पेपर लीक बताया है। साथ ही विजय कुमार चौधरी से जब परीक्षा रद्द होने के कारण 6 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थियों को मानसिक प्रताड़ना से गुजारने की बात कही तो उन्होंने उल्टा सवाल पूछा है कि आखिर परीक्षार्थियों को किस बात की मानसिक प्रताड़ना हुई है। यह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दलील दी है कि जब सरकार को पता चला है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है और उसने परीक्षा रद्द कर दी है तो फिर इसमें परीक्षार्थियों को मानसिक प्रताड़ना कैसे हुई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आगे कहा है कि अगर सरकार को पता चलता है कि प्रश्न पेपर लीक हो गया है और उसके बावजूद भी परीक्षा ले ली जाती है तो फिर क्या इससे परीक्षार्थी खुश होते। उन्होंने कहा कि कहां मानसिक प्रताड़ना हुई है। परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल होने की बात आई और परीक्षा रद्द कर दी गई, इससे मानसिक प्रताड़ना हो गई। जब परीक्षा का पेपर लीक होता है और परीक्षा रद्द नहीं होती तो क्या सभी लोग खुश होते हैं? या परीक्षा रद्द होने से जो भी सही परीक्षार्थी है वे खुश होंगे कि प्रश्न पत्र लीक होने की बात आई तो सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी। इससे किसी को क्या प्रताड़ना हुई है? कोई प्रताड़ना नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार ने साथ ही बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पेपर लीक को हल्का सा पेपर लीक होने की बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुपौल के छातापुर रजवाड़ा पंचायत की वार्ड नंबर 4 में श्राद्ध के बाद बची मिठाई खाने से 10 बच्चे बीमार हो गए। जब मंगलवार को 8 बच्चों को उपचार के लिए छातापुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जब वही 2 बच्चों को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। जब बीमार बच्चे उल्टी, पेट दर्द और बुखार से पीड़ित हैं। जब 5 दिन पहले गांव में श्राद्ध कर्म का भोज हुआ था, जब उसी की बची हुई मिठाई खाने से सभी फूड पॉइजनिंग की शिकार हुए हैं। पीएचसी में मौजूद डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा सभी बच्चों का उपचार किया जा रहा है। यह एक साथ सभी बच्चों के पहुंचने के बाद अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। जब प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को स्लाइन चलाया जा रहा है, जब वही कुछ बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। सभी बच्चे रजवाड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में स्थित रजवाड़ा बस्ती के बताए जा रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून 15 जून से प्रवेश कर जाएगा और यहाँ के करीब 1.5 दर्जन जिलों में फिर से बाढ़ का खतरा अभी से ही मंडराने लगा है। ऐसे तो बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का दावा है कि विभाग की इस बार पूरी तैयारी है। जब बाढ़ नहीं आने का दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका असर कम से कम हो जब विभाग उसकी तैयारी कर रहा है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहा है। 15 जून से पहले बाढ़ निरोधात्मक और कटाव से बचाव के सभी कार्य कर लिया जाएगा। जब बिहार में हर साल बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं और इससे हजारों करोड़ों का नुकसान होता है। जब बाढ़ के नाम पर जल संसाधन, आपदा पथ निर्माण, स्वास्थ्य और ग्रामीण कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग बड़ी राशि खर्च करते हैं। जल संसाधन विभाग बाढ़ पूर्वक तैयारी पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। ये राशि लगातार बढ़ती ही जारी है। इस साल भी 258 बाढ़ सुरक्षात्मक और कटाव निरोधक का कार्य जल संसाधन विभाग की ओर से किया जा रहा है। इस पर 1485 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो रही है। इसमें नेपाल के क्षेत्र में भी 30 से अधिक योजना है। जब पिछले साल के मुकाबले योजना तो कम है, लेकिन राशि अधिक है। जल संसाधन मंत्री संजय झा का कहना है कि पहले लंबे समय तक बारिश होती थी, लेकिन अब कुछ ही समय में बहुत अधिक बारिश हो जा रही है। उसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार में कितनी बारिश होती है उससे अधिक जरूरी है कि नेपाल में कितनी बारिश हो रही है। बिहार में बाढ़ का वह बड़ा कारण है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अब बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप समेत ढाबा एवं होटल में इन मार्गों से गुजरने वाले यात्रियों को साफ सुथरा स्वच्छ शौचालय उपलब्ध होगा। जब पटना हाईकोर्ट ने सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व ऑयल कंपनी सहित NHAI एवं राज्य सरकार को दिया है। जब चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार की 3 पेट्रोलियम कंपनियों को अपने अपने पेट्रोल पंपों पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। जहाँ वहीं इन सड़कों पर खुले में पेट्रोल तथा डीजल की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना था कि बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग तथा स्टेट हाईवे पर पेट्रोलियम पंपों पर यात्री सुविधा की घोर अभाव है। इस कमी को दूर करने के लिए ऑयल कंपनियों तथा सरकारें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कमी को दूर करने की दिशा में कुछ नहीं किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 17 जिलों में अब तक 7 करोड़ बिजली चोरी हो चुकी है। इस लिस्ट में सबसे पहले पटना है। बिजली इंजीनियरों ने 2 करोड़ की चोरी पकड़ी है। मंगलवार को परीक्षा के दौरान बिजली इंजीनियरों ने कुल 1,14,886 मीटर की जांच की। इसमें 2,076 मीटर से चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इससे बिजली कंपनी को 718 लाख का नुकसान झेलना पड़ा है। इसमें 1300 उपभोक्ताओं ने 345 लाख रुपए जमा करवाकर सप्लाई चालू करवाए हैं, लेकिन अभी तक 776 उपभोक्ताओं के परिसर में बिजली की सप्लाई बंद है। जब वहीं उपभोक्ताओं के परिसर की भी जांच की जाएगी। जब भीषण गर्मी में बिजली सप्लाई बंद होने के दौरान उपभोक्ताओं की फिर से बिजली चोरी करने की संभावना है। ऐसे में बिजली कंपनी को भारी नुकसान होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विकास की सड़क में किस तरह का काम किया गया है। इसकी पोल तब खुल गई जब निरीक्षण के लिए पहुंची विश्व बैंक की टीम ने एक एक करके खामियां गिना दी। जब बिहार की ग्रामीण सड़कों के निर्माण का काम देखने पहुंची टीम ने साफ कर दिया है कि इसमें तय मानकों के अनुसार काम नहीं किया गया है। यह टीम ने बिहार दौरे के दौरान ग्रामीण सड़कों की स्थिति पर नाखुशी जाहिर की है और तत्काल सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो, इसकी चेतावनी भी दी गई है। बताया गया है कि विश्व बैंक की टीम ने 19 से 23 अप्रैल और 3 से 6 मई तक बिहार का दौरा किया। विश्व बैंक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन रही सड़कों में से टीम ने समस्तीपुर, चकिया और मोतिहारी में सड़कों का जायजा लिया, जबकि तकनीकी टीम ने मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण के अलावा महुआ, कहाड़े प्रमंडल के अधीन बन रही सड़कों का जायजा लिया। टीम के निरीक्षण के क्रम में कई खामियां मिली। टीम ने पाया है कि फ्लैंक में मिट्टी का कार्य सही तरीके से नहीं किया गया है। जब फ्लैंक में घास और झाड़ी काटने का कार्य कई जगह नहीं किया गया है। सड़क सुरक्षा से संबंधित बोर्ड नहीं लगाए गए हैं। सूचनात्मक और आम नागरिकों के हित में साइन बोर्ड और पेंटिंग का अभाव दिखा है। फ्लैगिंग में पुराने पेड़ पाए गए हैं पर उसकी सूचना नहीं दी गई है। जब पुल पुलिया का निर्माण तो कर लिया गया है, लेकिन उसके दोनों तरफ सुरक्षा गार्ड नहीं दिए गए हैं। पैनल कंक्रीट को 1/3 मोटाई तक काटे जाने का प्रावधान है, पर ऐसा नहीं किया गया है। जब नाला बनाते समय घरों के सामने उसे कवर करना है, पर ऐसा नहीं किया गया है। समय समय पर ग्रामीणों के साथ ग्राम सभा और जनता दरबार का आयोजन करना है, जो नहीं किया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए एक अच्छी खबर है। जब बिहार में दवाओं की मनमानी कीमत पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जब स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में मूल्य निगरानी संसाधन इकाई यानी कि प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट का गठन का फैसला किया है। ये यूनिट अलग अलग कंपनियों की दवाओं की असल कीमत के मुताबिक की बिक्री प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेगा। जब बिहार में अब तक इस इकाई का गठन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से दवा विक्रेता कंपनी निर्धारित मूल्य से अधिक की कीमत पर बाजार में दवाओं को बेच रहे थे। इस यूनिट का गठन होने के बाद बिहार देश में 16वां ऐसा राज्य होगा जहां दवाओं की कीमतों पर निगरानी के लिए सिस्टम काम करेगा। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में इस इकाई के गठन के लिए आवश्यक मंजूरी भी दी जा चुकी है। यह सरकार के इस फैसले से आम लोगों को मदद मिलेगी। एक तो दवाओं का मूल्य सही तरीके से तय हो पाएगा, साथ ही साथ बिहार के अंदर दवा प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। जब बिहार में फिलहाल दवाओं की कीमतों को लेकर के कई तरह की खामियां नजर आती है। एक तरफ जहां छोटी दवा कंपनियों में सरकार के इस फैसले से बेचैनी है, तो वहीं बड़ी कंपनियां ये मानकर चल रही है कि उन्हें अब राज्य में छोटी कंपनियों से ज़्यादा टक्कर नहीं मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच ब्लैक फंगस ने एक बार फिर से लोगों को डराया है। राजधानी पटना में 5 महीने बाद ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हो गई है। जहां मरीज की मौत राजवंशी नगर में स्थित एक निजी हॉस्पिटल होली प्राइस में ऑपरेशन के बाद हुई है। सोमवार को ऑपरेशन के बाद मरीज की एक आंख, जबड़ा, सभी दांत और तालों को पूरी तरीके से निकाल लिया गया था। उसके बाद से उसकी हालात गंभीर बनी हुई थी। ऑपरेशन में ENT, आई और मैक्सोफिशियन के डॉक्टर शामिल थे। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के मुताबिक दानापुर के रहने वाले राजन कुमार 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। 47 साल के राजन का ब्लैक फंगस से पीड़ित होने के कारण नाक, जबड़ा और तालू की हड्डी लगभग गल चुकी थी, जहां आंख के पीछे भी काफी संक्रमण फैल चुका था। उन्होंने बताया है कि राजन कुमार को ना तो डायबिटीज था और ना ही कभी वे कोरोना से ग्रसित थे, इसके बावजूद भी ब्लैक फंगस से पीड़ित हो गए थे। इससे पहले दूसरी लहर के बाद पिछले साल जनवरी के तीसरे सप्ताह से पटना में ब्लैक फंगस का प्रकोप तेजी से बढ़ा था। जब ब्लैक फंगस का प्रकोप अगस्त सितंबर तक जारी था, अक्टूबर के अंत तक इसका प्रकोप बहुत कम हो गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मठ और मंदिर जमीन के मामले में गरीब नहीं है। इनके पास 28,000 एकड़ से अधिक जमीन है। ये आंकड़ा पंजीकृत और गैर पंजीकृत मठों मंदिरों का है। इनका पंजीकरण धार्मिक न्याय बोर्ड में होता है। विधि विभाग ने हाल ही में जमीन का ब्यौरा जुटाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी सहयोग कर रहा है। लक्ष्य है कि मठ मंदिर की जमीन गैर कानूनी तरीके से ना बेची जाए। बिहार सरकार की ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रही है। यह आदेश में कहा गया है कि इष्ट देव की मठों मंदिरों की जमीन की स्वामी होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि ऑनलाइन कंपनियों से सामान मंगाना अब काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। लेकिन कई बार इसमें दिक्कतें भी सामने आ जाती है। कभी भुगतान के बावजूद सामान नहीं मिलने, कभी सामान मिलने में देरी, तो कभी ऑर्डर की गई चीज़ की बजाय कुछ और डिलीवरी करने की शिकायतें अक्सर आती रहती है। बेगूसराय के एक शख्स का दावा है कि उसे 17,000 रुपये का मोबाइल ऑनलाइन भुगतान के बाद भी नहीं मिला। बेगूसराय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने धोखाधड़ी के इस मामले में देश की अग्रणी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति एवं बंधन बैंक के प्रबंधन के खिलाफ नगर थाना क्षेत्र के निवासी राजेश कुमार ने परिवारवाद दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि मोबाइल खरीदने के लिए 17,000 रुपये अपने बंधन बैंक के खाते के माध्यम से फ्लिपकार्ट को भेजा था, परंतु मोबाइल नहीं मिला। बताया गया है कि बंधन बैंक से रुपये ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। मामले में परिवारवादी के अधिवक्ता ने फ्लिपकार्ट कंपनी को लीगल नोटिस भेज करके आगाह किया, तो फ्लिपकार्ट की ओर से कहा गया है कि खाते में रुपए नहीं जमा हुए हैं। इस मामले में न्यायिक अधिकारी ने संज्ञान लिया और फ्लिपकार्ट कंपनी के CEO को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है। इसके बावजूद भी CEO कल्याण कृष्णमूर्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अब न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामले में बंधन बैंक के प्रबंधक ने 2 माह पहले अग्रिम जमानत ले ली है। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी के बाद गांजा और स्मैक जैसे मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ गई है। यह खास करके पूर्वोत्तर राज्यों से पूर्णिया के रास्ते बिहार के अन्य भागों में गांजा और स्मैक आदि खपाने की सतत कोशिश जारी रहती है। इधर पुलिस की सक्रियता से बीच बीच में बड़े तस्कर सलाखों के पीछे भी पहुंच रहे हैं। 90 दिनों के अंदर पूर्णिया में पुलिस गांजा की दूसरी बड़ी खेप पकड़ने में सफल रही है। बायसी थाना पुलिस ने मंगलवार को 2 तस्करों को 80 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इससे पहले बायसी पुलिस ने ही फरवरी माह में 750 किलोग्राम गांजा के साथ पश्चिम बंगाल की एक तस्कर को गिरफ्तार किया था।
दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा फिलहाल टल गया है। इसके बावजूद भविष्य में संक्रमण से जुड़े किसी भी तरह की संभावनाओं को देखते हुए ना लिए हुए वंचितों के टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है। किशनगंज में 12 से लेकर के 14 साल के 95,000 बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य के आलोक में 67,000 बच्चों ने ही टीका की पहली डोज ली है। लिहाजा आज विभाग विशेष अभियान चला करके 100% टीकाकरण के लिए 240 साइट में 240 ANM की मदद से टीकाकरण कार्य तेजी लाने की में प्रयास जुट गया है। लिहाजा आज विभाग विशेष अभियान चला करके 100% टीकाकरण के लिए 240 साइट में 240 ANM की मदद से टीकाकरण कार्य तेजी लाने के प्रयास में जुट गया है। ये बातें सिविल सर्जन डॉक्टर कौशल किशोर ने कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा के नौरंगिया गांव में वर्षों पुरानी परंपरा आज भी जीवंत है। यहां बैसाख के 9वीं तिथि को गांव के लोग अपना अपना घर छोड़ करके 12 घंटे के लिए गांव से बाहर जंगल में चले जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस दौरान गांव में सन्नाटा पसरा रहता है। इसका लोगों की प्राचीन मान्यता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसा करने से देवी प्रकोप से निजात मिलती है। थारू समुदाय बाहुल्य इस गांव के लोगों में आज भी ये अनोखा प्रथा जीवंत है। इस प्रथा के चलते 9वें के दिन लोग अपने साथ साथ मवेशियों को भी गाँव में नहीं छोड़ते हैं, उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। सभी लोग जंगल में जाकर के पूरा दिन बिताते हैं। आधुनिकता के इस दौर में इस गांव के लोग अंधविश्वास की दुनिया में जी रहे हैं। गांव के लोगों के मुताबिक इस प्रथा के पीछे की वजह देवी प्रकोप से निजात पाना है। कहा जाता है कि वर्षों पहले इस गांव में महामारी आई थी। गांव में अक्सर आग लगी की घटना घटती थी। चेचक, हैजा जैसी बीमारियों का हरदम प्रकोप रहता था। हर साल प्राकृतिक आपदा से गांव में तबाही का मंजर नजर आता था। लिहाजा इससे निजात पाने के लिए यहाँ एक संत ने साधना करके ऐसा करने का फरमान सुनाया था। दूसरी तरफ गांव के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ रहने वाले बाबा परमहंस के सपने में देवी आई थी। देवी ने बाबा को गांव को प्रकोप से निजात दिलाने के लिए आदेश दिया है कि 9वीं को गांव खाली करके पूरा सभी लोग वनवास चले जाएं, यानी कि जंगल में चले जाएं। इसके बाद से ही ये परंपरा शुरू हुई। आज भी ये परंपरा बदस्तूर जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बताया है कि अगले 3 महीने के अंदर बीपीएससी की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जा सकती है। जब बीते रविवार यानी कि 8 मई को बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से बिहार लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। इसके बाद से आयोग और बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। जी हाँ, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि बीपीएससी एवं सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं बार बार रद्द होने पर, पेपर लीक होने और फिर रिजल्ट लेट होने की वजह से छात्र छात्राओं का जितना समय खराब होता है उतना समय उन्हें अतिरिक्त मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि दूर दराज इलाके से आने वाले छात्रों को 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि बिहार के करोड़ों युवाओं और अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके अब बिहार लोक पेपर लीक आयोग कर देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने मामले में त्वरित कार्रवाई की है। हम जांच कर रहे हैं कि पेपर कहां से और कैसे लीक हुआ है। जांच शुरू हो चुकी है, पुलिस जांच कर रही है। मैंने उनसे कहा कि जल्द से जल्द जांच की जाए। इस मामले में जो भी संलिप्त दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई की मार से अब कंपनियां भी त्रस्त होने लगी है। यही कारण है कि उपभोक्ता वस्तुओं बनाने वाली एमएफसीजी कंपनियों ने छोटे पैकेट का वजन घटाना शुरू कर दिया है। जब पार्ले और ब्रिटानिया जैसे कंपनियां ग्रामीण बाजारों पर पकड़ बनाए रखने के लिए छोटे पैकेट में सामानों की बिक्री पर ज़्यादा जोर देती है। इनकी कुल बिक्री में छोटे पैकेट वाले सामान की 40 से 50% हिस्सेदारी है। हालांकि महंगे खाद्य तेल, चीनी और गेहूं की कीमत के कारण इन कंपनियों पर 2 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक के छोटे पैकेट के वजन में कटौती का दबाव बढ़ा है। जब पिछले 6 महीने में प्रसिद्ध पार्ले जी बिस्कुट के 10 रुपये से कम कीमत वाले सभी पैकेट के वजन को घटा करके 7 से 8% महंगा किया जा चुका है। जब पार्ले प्रोडक्ट्स के वरिष्ठ कैटेगरी प्रमुख कृष्णा राव बोधा का कहना है कि छोटे पैकेट का उत्पादन काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इनसे होने वाले कमाई ज्यादा अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जहां तक संभव है हम पैकेट का वजन कम करते हैं। इसी तरीके से हम टिके रहते हैं और महंगाई का प्रबंधन करते हैं। 10 रुपये से ज़्यादा मूल्य वाले पैकेट की कीमतों में हम सीधे वृद्धि करते हैं। महंगाई के कारण न सिर्फ परिवार की खर्च करने की शक्ति घट रही है बल्कि कंपनियां भी प्रभावित हो रही है। इसका कारण यह है कि खुदरा कीमतों के मुकाबले थोक
की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए वार्षिक आधार पर मार्च तिमाही में चीनी की कीमत में 7% का उछाल रहा, जहाँ वहीं काजू की कीमत 35% बढ़ गई। इसके अलावा पैकेजिंग की लागत भी बढ़ गई। मार्च तिमाही में लेमिनेशन 20% महंगी हुई है, जहाँ नालीदार बक्से की कीमत 21% बढ़ी है। खाद्य तेलों की कीमतें में तेजी से उछाल आया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस नहीं था, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।